दोस्तों, यदि आप हिंदी भाषी हैं तो आपने महाभारत के वो लाइन अवश्य सुनी होगी जो महाभारत का सूत्रधार है। समय कहता है मैं समय हूं। मैं जब भी था जब आप लोग नहीं थे, मैं तब भी रहूंगा जब आप में से कोई नहीं रहेगा, और मैं आज भी हूं जब आप भी हैं और मैं भी हूं। परंतु आज का जो हमारा सवाल है वो ये है, क्या समय का भी अंत हो सकता है जब समय अनंत है, या समय का कोई आरंभ नहीं, या समय का कोई अंत नहीं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मांड के साथ ही तो कहा जाता है कि समय ने भी जन्म लिया है। इसका अंत होना निश्चित है, क्योंकि जिस भी चीज ने जन्म लिया है उसका अंत, उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। हाँ, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु सभी का होना है। चाहे कोई भी जीव हो जिसकी उम्र 1 दिन हो या 500 साल, पर समय एक न एक दिन सभी का खत्म हो जाता है। समय और ब्रह्मांड का जन्म एक साथ हुआ है, तो क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, जब फिर सिर्फ ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा और समय अस्तित्व बचा रहेगा? ब्रह्मांड यदि खत्म, यदि समय का अंत हो गया, तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा? ये दोनों तो इस ब्रह्मांड की गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिनमें से एक भी रुक गया तो सब कुछ जीरो में समा जाएगा। क्या समय समाप्त हो सकता है? क्या समय की भी अपनी उम्र है और एक दिन इसकी उम्र भी खत्म हो जाएगी? क्या समय संपूर्ण ब्रह्मांड में एक जैसा है? इसकी भी रफ्तार है, इसकी भी चाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। दोस्तों, समय और ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ अनि और ही प्रकाश की भांति जुड़े हैं। अग्नि के साथ ही प्रकाश का भी जन्म होता है। उसी तरह ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने से समय का आभास होता है। समय के बारे में पुराने समय से ही लोगों की अलग अलग धारणाएं रही हैं। अरस्तु के अनुसार समय गति का एक प्रभाव हो सकता है। गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने समय की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उनके अनुसार समय एक भ्रम है, क्योंकि ब्रह्मांड में समय की चाल एक जैसी नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं समय की चाल धीमी है तो कहीं हो गया तो समय का अस्तित्व ही क्या रहेगा? अगर सीधे शब्दों में कहें तो समय एक वास्तविक घटना है जो कि ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। वास्तव में बदलाव ही समय है और बीते हुए कल को वर्तमान के द्वारा भविष्य से जोड़ता है। तो अब हमारा अगला सवाल है, समय का अंत कैसे होगा? आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में स्पेस यानी अंतरिक्ष, मैटर यानी पदार्थ है, और समय यही चीजें हैं। ब्रह्मांड शुरू से ही बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समय से शुरू से ही युद्ध कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 खतरनाक शक्तियां अपना अपना नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली है ग्रेविटी, जो ब्रह्मांड की हर चीज को एक साथ लाकर कुचलने की फिराक में। ये ब्रह्मांड को आग के गोले में बदलकर खत्म कर देना चाहती है। और दूसरी चीज है फैलाव, जो गैलेक्सी को दूर दूर तक खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमाकर खत्म कर देना चाहता है। अब इन दोनों शक्तियों में किसकी जीत होगी ये तो नहीं पता, लेकिन हो दोनों शक्ति में जो भी शक्ति बाहरी पर तेज, आखिरकार समय है क्या? रहेगी वही ब्रह्मांड का अंत कर देगी। यहाँ एक और सवाल सामने आता है कि समय हमेशा भविष्य की ओर चलता है, समय कभी अतीत की ओर क्यों नहीं चलता? इसका जवाब है थर्मोडायनामिक्स के सेकंड में एक टाइम आता है एंट्रोपी। ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। एक समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था। फिर बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड फैलने लगा और आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। यही है एंट्रोपी। दोस्तों, अगर ये एंट्रोपी नहीं होती तो ब्रह्मांड में कोई भी बदलाव ना होगा। अगर ऐसा होगा तो हम आज के समय में और 100 साल बाद वाले समय में कोई अंतर महसूस नहीं करेंगे। ना हम कभी बूढ़े होंगे और ना कभी मरेंगे। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और समय का अंतर ब्रह्मांड की 2 महाशक्तियों में एक के कारण होता है। ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत बिग बैंग से शुरू हुई थी, लेकिन अगर यह जन्म से नियंत्रित नहीं रहता तो कब का ब्रह्मांड खत्म हो गया होता। अभी तो फैलाव की ताकत ग्रेविटी पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी और फैलाव बिग बैंग से ही संतुलित रहे हैं। अगर ब्रह्मांड का विस्तार ज्यादा तेजी से होता है तो इतनी तेजी से खाली होता है कि गैलेक्सी, स्टार्स और ग्रहों को बनने के लिए समय नहीं बचता। ग्रेविटी ने ही सितारों को बना है, ग्रहों को बनाया, गैलेक्सी को बनाया। लेकिन यह 2-धारी तलवार की तरह है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड का फैलाव धीमी गति से होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर भारी हो जाता है और संपूर्ण मैटर यानी पदार्थ को एक पॉइंट में क्रश कर देगा, और ब्रह्मांड में स्टार्स, गैलेक्सी बनने से पहले सारा मैटर एक पॉइंट में समा जाएगा और ब्रह्मांड कब का खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में जितना ज्यादा मैटर होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी भी होगी।
और जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड के फैलाव पर अंकुश लगा रहेगा। अगर ब्रह्मांड में मैटर कम होगा तो ग्रेविटी भी कम होगी, और जिस वजह से ब्रह्मांड में मैटर कम होगा तो ग्रेविटी भी कम होगी, और जिस वजह से ग्रेविटी फैलाव से नियंत्रण खत्म हो जाएगा और फैलाव सभी गैलेक्सी को दूर दूर तक धकेलने का और ब्रह्मांड जमकर खत्म हो जाएगा। 1930 में जब वैज्ञानिकों ने गणना की तो उनके नतीजे बहुत ही खराब थे। उन नतीजों के हिसाब से ब्रह्मांड में इतना मैटर ही नहीं था, इससे इतनी ग्रेविटी पैदा हो पाती कि फैलाव की ताकत पर अंकुश लगा सके। लेकिन 1980 के दशक में एस्ट्रोनॉमर्स हैरान रहे। टेलीस्कोप को नजर आने वाला बहुत बड़े आकार का अज्ञात मैटर अंतरिक्ष में मौजूद था, और इसका आकाश अंश मात्र नहीं बल्कि पहले हम जिस मैटर को जानते थे उससे भी 5 गुना ज्यादा था और बहुत ज्यादा ग्रेविटी पैदा कर रहा है। इस अज्ञात मैटर की खोज से पहले हमें लगता था कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं केवल वही मैटर होता है, इससे मैटर से ग्रेविटी पैदा होती है। लेकिन इस अज्ञात मैटर की खोज ने वैज्ञानिकों की ब्रह्मांड को देखने की रूपरेखा को बदल दिया। जब ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि गैलेक्सी बहुत तेजी से रोटेट हो रही। जिस तरह से सूर्य की जबरदस्त ग्रेविटी पृथ्वी और अन्य बाकी सभी ग्रहों को एक गोल घेरे में नाजुक नृत्य करवाती है, सूर्य के मास से पैदा हुई ग्रेविटी ही दूर दूर तक मौजूद ग्रहों की रफ्तार को नियंत्रित करती है। अगर सूर्य ज्यादा बड़ा होता तो ग्रहों की परिक्रमा करने की गति भी ज्यादा तेज होती, और अगर सूर्य छोटा होता तो ग्रहों की इसकी परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगता। गैलेक्सी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद विशाल मास बाहरी सितारों को गोल ग्रह जैसे ऑन ऑर्बिट में खींचता है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के तारों की इन कक्षाओं की सटीक पैमाइश की तो नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। गैलेक्सी के केंद्र में जब विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल थे, उनमें भी इतना पर्याप्त मास नहीं था जो गैलेक्सी को इतनी तेजी से रोटेट करवा पाता। यहां तक कि इतने कम मास की वजह से गैलेक्सी को टूटकर बिखर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स गैलेक्सी से भरा पड़ा है। ग्रेविटी का कोई बड़ा और अतिरिक्त स्रोत है, गैलेक्सी को एक साथ थामे हुए हैं। जैसे सूर्य हमारे सौरमंडल को थामे हुए है, जैसे पृथ्वी अपने चांद को थामे हुए है, वैसे ही गैलेक्सी के बीच में कुछ ऐसा है जो गैलेक्सी को थामे हुए है। लेकिन वैज्ञानिकों को टेलीस्कोप से इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये नई चीज न तो प्रकाश छोड़ती और न ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है और न ही उसे रोकती है, लेकिन यह झात किस्म का मैटर है। गैलेक्सी के सभी तारों को एक ही गैलेक्सी से या एक ही धुरी में बांधे रखता है और गैलेक्सी को टूटकर बिखरने नहीं देता। वैज्ञानिकों ने इस मैटर को नाम दिया है डार्क मैटर। इस श्याम पदार्थ से ब्रह्मांड भरा पड़ा है और सामान्य मैटर से इसकी मात्रा 5 गुना ज्यादा है। डार्क मैटर ब्रह्मांड में बेहिसाब ग्रेविटी पैदा कर रहा है। वैज्ञानिक डार्क मैटर के आधार पर ब्रह्मांड के अंत को प्रेडिक्ट करने लगे हैं। उनका मानना था कि किसी दिन डार्क मैटर और सामान्य मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी ब्रह्मांड के विस्तार को रोक देगी और ग्रेविटी फैलाव पर भारी पड़ेगी। ये फैलता हुआ ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा और सभी गैलेक्सी के पास आकर आपस में टकराकर मर्ज होने लग जाएंगे। बेहिसाब ग्रेविटी मैटर को तब तक क्रश कर दी जाएगी जब तक ब्रह्मांड का संपूर्ण मैटर एक सघन बिंदु में न समा जाए। एक दिन ब्रह्मांड उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी बिग बैंग पर ग्रेविटी और फैलाव पिछले 14 अरब सालों से कब्जा करने की सोच रहे हैं। फैलाव इसको बाहर की ओर धकेलता है और ग्रेविटी को अंदर की ओर खींचती है। फैलाव की गति हर पल बढ़ती जा रही है। फैलाव को एनर्जी बिना किसी चीज के मिल रही। स्पेस के वैक्यूम से एनर्जी एक तरह की एंटी ग्रेविटी पैदा करती है। इस शक्ति को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी नाम दिया। अंतरिक्ष में जब डार्क एनर्जी को नापा गया तो पाया गया कि ब्रह्मांड के मास के मुकाबले डार्क एनर्जी की तादाद 3 गुना ज्यादा। अंतरिक्ष जितना ज्यादा फैलता है वहां उतनी ज्यादा डार्क एनर्जी फील होती है। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एक गैलेक्सी को धकेलती है तो स्पेस में वैक्यूम भी बढ़ा देती है, जिस वजह से रिपल्शन भी बढ़ता है और डार्क एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि डार्क एनर्जी विस्तार और स्पेस से आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर स्पेस के बढ़ने से डार्क एनर्जी 2 गुना बढ़ जाएगी तो ब्रह्मांड का अंत बहुत बुरा होगा। जब डार्क एनर्जी अपने चरम पर होगी तो सबसे पहले गैलेक्सी जे फटना शुरू होंगे और उसके बाद सौरमंडल का यही हाल होगा। स्टार ग्रहों और एटम को फाड़ने वाला ब्रह्मांड का ये अंत बड़ा ही खतरनाक होगा। ब्रह्मांड के साथ अंत होगा समय का, और एक बार फिर से ये पूरा ब्रह्मांड और समय एक ऐसे बिंदु में कैद हो जाएगा जिसे हम अपने पेन की नोक से भी छोटा कह सकते हैं, और उस समय समय का कोई अस्तित्व नहीं होगा। आज की पीढ़ी में बस इतना ही। नमस्कार।